नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें इंडिया डेली के संवाददाता हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे। खबरों पर हमारी हमेशा पैनी नजर रहती है और आपको पूरी खबर देने के लिए इंडिया डेली रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली संवाददाता आयुषी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में अब सरकार अपना कदम बढ़ाएगी। देश स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है। देश का एक वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव वाला सिविल कोड है। इसलिए अब देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के विकास के साथ साथ कई संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश हित की बातों को पचा नहीं पा रहे। देश को ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे मुट्ठी भर लोग देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। पीएम मोदी ने अपने संकल्पों को और मजबूती देते हुए कहा कि अगर 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजादी हासिल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए 140 करोड़ लोगों के संकल्प से क्या हासिल किया जा सकता है। हम अपने संकल्प से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम हैं। लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिनमें राष्ट्र को विनिर्माण का केंद्र बनाना यानी सीड कैपिटल बनाना शामिल है। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय की मांग बताते हुए कहा कि हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता है। देश के 78वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विधानसभा के सामने आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो आज स्व से साक्षात्कार कर रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा के सामने ध्वजारोहण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए इन युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस योजना के माध्यम से आगामी कुछ सालों में 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिलेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है, आज स्व से साक्षात्कार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस द स्पीड को
दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख और सराह रही है। नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज 100 से साक्षात्कार कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हर परिवार की होगी फैमिली आईडी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करना होगा और इसके लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार रहना होगा। यूपी के कई जिलों में केवल मदरसों के बच्चों ने ही तिरंगा यात्रा नहीं निकाली, बल्कि तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर देश को गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल पेश की। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मदरसे से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर मदरसे के बच्चों ने पूरे शहर में घूमकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चांदगंज मस्जिद से निकाली गई तिरंगा यात्रा में मौलवी और समाजसेवी भी मदरसे के बच्चों के साथ मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर तिरंगा झंडा लिए मदरसे के बच्चों ने देशभक्ति का रंग दिखाया। राजधानी लखनऊ के कई चौराहों से होती हुई रैली कई घंटों बाद मदरसे में लौटी। वहीं लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने तिरंगा फहराया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में हुआ झंडारोहण। मदरसे के बच्चों और उल्मा ने झंडारोहण में हिस्सा लिया। देश में बड़ी धूमधाम के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान यूपी के जालौन में भी स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं उरई के स्टेशन रोड स्थित मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाजा के बच्चों का अनोखा रंग नजर आया। हिजाब पहने हुए छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने रैली निकालते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। रैली में पहली बार मदरसा के बच्चों ने हिस्सा लिया। हिजाब पहने मदरसे के बच्चों ने इस बार अनोखा संदेश दिया, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी। इस तिरंगा यात्रा के जरिए उन्होंने देश को एक अनोखा संदेश भी दिया। घरेलू हिंसा से आजादी की रैली को एसपी सिटी ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस रैली में 8 सूत्री मांगों को जारी करते हुए लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक रखते हुए इससे मुक्ति के लिए संकल्प लेने के लिए भी आग्रह किया गया। 15 अगस्त के मौके पर यूपी के फिरोजाबाद में इस्लामिक सेंटर के नेतृत्व में घरेलू हिंसा से आजादी को लेकर महारैली निकाली गई। साथ ही मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके साथ ही 8 सूत्रीय संकल्प पत्र भी जारी किया गया। घरेलू हिंसा से हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। घरेलू हिंसा से नफरत से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ये जागरूकता रैली रामगढ़ से जाटोपुरी होते हुए बरी के नंगला तक गई, जिसका विषय था घरेलू हिंसा से आजादी। एसपी सिटी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। घरेलू झगड़ों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संकल्प पत्र भी निकाला गया। हमें एक अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को घरेलू हिंसा से अगर बचाना है तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं और हर घर ये संकल्प ले। आज हमने एक संकल्प पत्र भी जारी किया है। आपके माध्यम से ये हम सबको जारी कर दिखाना चाहते हैं कि इस संकल्प पत्र में हमने ये कहा है कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो झूठे मुकदमों से अपने आप को आजाद करे, झूठे मुकदमे न लिखवाएं। स्वतंत्रता दिवस पर इस्लामिक सेंटर की ओर से इस तरह का आयोजन वाकई सराहनीय था। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, बहन बेटियों के सपने साकार। धन्यवाद नीतीश कुमार। जी हाँ, बिहार में इन दिनों दरो दीवार से लेकर
मंच और मैदान तक क्रेडिट की लगी है होर। नीतीश कुमार को बूढ़ा और नाकामयाब बताने में लगे हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र, और नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि अभी तो मैं जवान हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2011-12 में एक परिपाटी शुरू की थी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन वो पटना जिले के किसी भी महादलित टोले में जाकर वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से झंडारोहण करवाते थे। इस वर्ष मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद पटना के करीब लखनी बिगहा इलाके में जाकर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया, जहां इंडिया डेली की टीम भी मौजूद रही। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर बिहार में राजनीतिक रस्साकशी भी देखने को मिली। तेजस्वी ने नीतीश को थका मुख्यमंत्री बताया तो नीतीश कुमार ने खुद को सार्वजनिक सभा में सबसे दुरुस्त बताया। 15 अगस्त की सुबह जब नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण करने पहुंचे तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ मीडिया और लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी निशाना बनाया। एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार का बनना और फिर लोकसभा चुनाव में परिणाम, इन दोनों परिस्थितियों ने बिहार में विपक्ष के तेवर और गर्म कर दिए हैं। अब तो आलम यह है कि एक तरफ बिहार के विकास के वायदों को लेकर बहस चलती है तो दूसरी तरफ नेतृत्व की इच्छा शक्ति और कर्मठता पर भी व्यक्तिगत प्रहार किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी देखने को मिला। तू डाल डाल मैं पात पात, बिहार की राजनीति इस वक्त अपने अपने तरीके से अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने में अपने चरम पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा पर जताई चिंता। आखिर कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की जांच में देरी क्यों? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में डॉक्टर्स का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य की सभी शाखाओं के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। इस बीच सीबीआई की विशेष अपराध शाखा कोलकाता ने मामले के संबंध में पूछताछ के लिए 5 डॉक्टर्स को भी बुलाया। निलंबित एमएसवीपी संजय वशिष्ठ, चेस्ट विभाग के एचओडी अनुराग दत्त चौधरी, फॉरेंसिक मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर रीना दास, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग से मौली बैनर्जी और अपूर्वा विश्वास को सीबीआई ने तलब किया था। दूसरी ओर पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद सीबीआई टीम अपने ऑफिस लौट आई है। वहीं लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहां सुरक्षित है।